हेलो दोस्तों, क्या सीबीआई कंट्रोल हो सकती है? हम आए दिन न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं ओपोजिशन पार्टी हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के मिसयूज़ के लिए। सभी ओपोजिशन पार्टीज का कहना है रूलिंग गवर्नमेंट सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का यूज़ कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। यहाँ तक कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरेट कहा है। यहाँ तक कि नॉर्मल पब्लिक उन्हें सरकार का तोता कह के भी पुकारते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया की बड़ी जांच एजेंसियां हैं जिनका यूज़ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हाई प्रोफाइल केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एसपीई बनाई गई थी, जिसके कुछ साल बाद 1963 में इसका नाम सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया गया था। और पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होता था, बट अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। बट जब सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से डील करती है तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के अंदर आती है। सीबीआई के 3 मेन डिवीज़न है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, एंटी करप्शन और स्पेशल क्राइम डिवीज़न। पहले सीबीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कवर होती थी, बट इस समय सीबीआई आरटीआई के प्रोविजन से एग्जम्प्ट है। अगर हम सीबीआई की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इंडिपेंडेंस। हमेशा से इसके ऊपर एलिगेशन लगते रहे कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, रूलिंग पार्टी के लिए काम करती है। और इसकी इंडिपेंडेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर टिप्पणी की है और सीबीआई को केस पैरेट भी कहा है। वही अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की बात करें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉ से डील करती है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज कंप्लायंसेस से रिलेटेड वॉयलेशंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी और 1957 में इसका नाम चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया था और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा ये भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी यूज़ करती है अपोजिशन को डराने और धमकाने के लिए, और इसके साथ ही उन न्यूज़ मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पे भी रेड कराई जाती है जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। और जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का यूज़ करके उनकी पार्टीज़ को डिफेम करने का काम करती है, अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है, कंपटीशन को डिफीट करने के लिए इन एजेंसीज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो इन एजेंसीज को उन पर छोड़ दिया जाता है। और ये सिर्फ अपोजिशन पार्टीज तक लिमिटेड नहीं है, इसका यूज़ प्रेस फ्रीडम को दबाने के लिए भी किया जाता है। अगर कोई न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़ लिखती है तो इन एजेंसीज को यूज़ करके उन्हें डराया जाता है, उन्हें फंसाया जाता है। अगर हम रिसेंट इंसिडेंट्स की बात करें तो दैनिक जागरण ने जब कोविड केसेस और डेथ बॉडीज़ को लेकर न्यूज़ छापी थी तो उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड कराई गई थी और इसका पर्पज़ था उनको डराना धमकाना ताकि वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़ ना छापे। अगर हम 2023 की बात करें तो जनवरी में बीबीसी ने गुजरात 2002 राइट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे और इसके ठीक 1 महीने बाद 14 फरवरी को इनकम टैक्स सर्वे उन पर कराया गया था। बीबीसी गलत थी या नहीं ये बाद की बात है, बट इनकम टैक्स ने सर्वे तब किया जब बीबीसी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की। और इसके अलावा ये भी एलिगेशन लगाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदला लेने की भावना से इनकम टैक्स सर्वे कराया था बीबीसी पे। इनकम टैक्स चाहे तो पहले भी रेड कर सकती थी, बट ये तभी होता है जब कोई रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है। बट क्या सीबीआई कंट्रोल की जा सकती है, इसको जानने के लिए पहले इसकी हिस्ट्री और पावर्स के बारे में जानना पड़ेगा। सीबीआई पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है, इसे सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करके फॉर्म कर दिया गया था और जब से सीबीआई आई है किसी भी गवर्नमेंट ने इसे पार्लियामेंट में बिल पास करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस नहीं दिया, बल्कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन इशू करके इसे और अपनी तरह कस्टमाइज़ किया गया ताकि सीबीआई का यूज़ अपने हिसाब से किया जा सके। साथ ही इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से भी एग्जम्प्ट कर दिया गया ताकि पब्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन डिमांड ना कर सके सीबीआई से। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को लीगल स्टेटस देने का रिकमेंडेशन दिया था। बाकी सारे बिल्स और एक्ट इजीली पास हो जाते हैं पार्लियामेंट में, बट कोई भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है सीबीआई के लिए एक अलग से एक्ट बनाने के लिए। सब इसको अपने तरीके से पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहती है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने ये बात कही थी, मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज़्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कहते हैं। इससे ये पता चलता है ये भी इससे बदले के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ तक कि इसकी हायरिंग के रूल्स भी इस तरीके से है कि कोई भी ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं सकता है। सीबीआई के हेड इसके डायरेक्टर होते हैं जिसकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन पार्टी के लीडर इन्वॉल्व होते हैं। सो होम मिनिस्टर सेंड करती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एक फाइनल लिस्ट बनाती है 3 कैंडिडेट्स की और जिसके बाद इन 3 कैंडिडेट्स का नाम कमेटी के सामने रखा जाता है। सो बेसिकली होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कौन एलिजिबल हो सकता है सीबीआई के डायरेक्टर के लिए।
अब सबसे ज़्यादा करप्शन पॉलिटिशियंस ही करते हैं और वही बताएंगे कौन मेंबर बन सकता है और कौन नहीं, तो उनकी इंडिपेंडेंस कैसे रहेगी। और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है, इनके डायरेक्टर्स को कभी भी रिमूव किया जा सकता था। तो जब आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर थे तो इन 3 मेंबर्स की कमेटी ने, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लीड कर रहे थे, उन्होंने आलोक वर्मा को डायरेक्टर की पोजीशन से रिमूव कर दिया था। और जिसकी वजह से अगर सीबीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करती है तो इनको कभी भी इनकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है या इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे डायरेक्टर के टेन्योर को 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन इसमें मेन बात ये थी कि 2 साल के बाद, 2 साल तक तो फिक्स है, बट उसके बाद हर 1 साल कंप्लीट होने पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा या नहीं। सो इस तरीके से कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं सकता है। अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेगा तो उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा सीबीआई अगर गवर्नमेंट के किसी भी सीनियर लीडर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उससे पहले उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब करप्शन भी गवर्नमेंट करेगी और जांच करनी है या नहीं इसके लिए परमिशन भी गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो करप्शन कैसे पकड़े जाएंगे। अब एमपी और एमएलए सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं और अगर सीबीआई खुद भी अगर इन पे केस करना चाहती है, इन पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो इनको परमिशंस लेने पड़ते हैं। अगर सीबीआई को एमपीज़ पे केस करना है तो उनको पहले लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एमएलए पे केस करना है तो उन्हें स्टेट असेंबली के स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर किसी भी मिनिस्टर पे केस करना है तो उन्हें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। सो इस तरीके से सीबीआई अपने आप कुछ कर ही नहीं सकती है जब तक कि उनको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। सो हम इस तरीके से कह सकते हैं सीबीआई सिर्फ गवर्नमेंट के इशारे पे ही काम कर सकती है, अदरवाइज उनके पास कुछ पावर ही नहीं है। लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट सीबीआई का यूज़ करती क्यों है? इसका सबसे मेन यूज़ ऑपोजिशन पार्टीज़ को डिफेम करने के लिए किया जाता है। ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। उनको डराया धमकाया जाता है ताकि वो ऑपोजिशन पार्टी को छोड़ करके रूलिंग गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला ले। अगर रूलिंग गवर्नमेंट को लगता है कोई कंपटीशन, कोई ऑपोजिशन पार्टी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है तो कंपटीशन को डिफीट करने के लिए भी इन जांच एजेंसियों का यूज़ किया जाता है। अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उनके अगेंस्ट भी इनका यूज़ किया जाता है। ये जो रूल्स बनाए गए थे परमिशन लेने के लिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया था, बट बाद में गवर्नमेंट ने सेक्शन 17A और PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को अमेंड कर दिया, जिसके बाद सीबीआई के लिए मैंडेटरी हो गया था किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर पे केस करने से पहले उन्हें गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा करके ये काम किया ताकि वो अपनी पार्टी पे करप्शन के केसेस होने से रोक सके। सो हम कह सकते हैं सीबीआई सिर्फ नॉर्मल पब्लिक और ऑपोजिशंस के लिए रह गई है। और इसके साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं रूलिंग गवर्नमेंट सीबीआई का यूज़ करते डराने और धमकाने के लिए ऑपोजिशन के लीडर्स को, और अगर वो हाथ मिलाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट जो भी केसेस है उनको रोक दिया जाता है या उनको डिले कर दिया जाता है ताकि जांच ना हो सके। और जो लीडर्स उनसे हाथ नहीं मिलाते उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, और इससे पहले यूपीए की सरकार के दौरान भी यही सब होता था। अगर हम डेटा की बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक इस 10 साल के दौरान लगभग 72 बड़े पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, जिसमें से 43 लगभग 60% ऑपोजिशन पार्टी से थे। वही अगर हम 2014 से 2022 तक की बात करें, इन 8 साल के दौरान लगभग 124 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसमें से 118 लगभग 95% ऑपोजिशन पार्टी के थे। सो सीबीआई को सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही करप्ट दिख रहे हैं। वही अगर हम बात करें ईडी की, तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा रेड्स ऑपोजिशन लीडर्स पे कराए गए हैं, जिसमें से केवल 23 लगभग 0.5% को ही सजा हुई है। अगर इसमें हम एक पॉपुलर इंसिडेंट की बात करें, 2010 में जब पी चिदम्बरम हमारे देश के होम मिनिस्टर थे, इन एजेंसीज का यूज़ करके अमित शाह को जेल में डलवाया था। वही 2019 में जब अमित शाह होम मिनिस्टर है तो उन्होंने पी चिदम्बरम को जेल में डलवाया इन एजेंसीज का यूज़ करके, और साथ ही इनके बेटे को भी जेल में डाला गया है। इसके अलावा रूलिंग गवर्नमेंट इन जांच एजेंसियों का यूज़ करके गठबंधन की सरकार को तोड़ने का भी काम करती है, और अगर कोई पार्टी इनके साथ गठबंधन को तोड़ती है तो इन जांच एजेंसियों को उन लीडर्स पे छोड़ दिया जाता है। सीबीआई को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे टॉप पे है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस बैठ कहा था ड्यू टू एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डिलेड इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली जब रूलिंग गवर्नमेंट के किसी लीडर पे करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं तो इन केसेस को डिले किया जाता है जानबूझ के। और ऐसा ही हमें देखने को मिला है जब यूपीए की सरकार थी तो जितने भी चार्जेस उस समय के रूलिंग गवर्नमेंट के लीडर्स पे लगाए गए थे, और जब बाद में एनडीए की सरकार आई थी उन केसेस पे फिर से काम तेज़ी से होने लग गया था। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लिमिटेशंस की वजह से ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। सीबीआई का आरटीआई के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट होना, और सीबीआई प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है,
जिसकी वजह से लैक ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है। इसके अलावा इनकी एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी पे भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को ही अपॉइंट करती है जो सरकार के हिसाब से काम करेगी। उनकी मेन प्रायोरिटी वो खुद होते हैं, ना कि हमारा देश। इन्वेस्टिगेशंस को लेके काफ़ी सारे परमिशंस की वजह से, इनके स्कोप ऑफ वर्क पे लिमिटेशंस की वजह से सीबीआई को लिमिटेड पावर्स और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। सो रूलिंग गवर्नमेंट इन जांच एजेंसियों का यूज़ अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एक हथियार के रूप में करती है, जिसको लेके कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और एनसीपी पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात करते हैं, बट ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से जब बीजेपी अपोजिशन में थी, ये भी चिल्लाते रहते थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पे भी सीबीआई, ईडी को क्रिटिसाइज किया गया है जब बीजेपी अपोजिशन में थी। यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने भी कई बार इन जांच एजेंसियों के गलत यूज़ पे आवाज़ उठाई है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अब जब उनके हाथ में ये पावर है, तो वो खुद भी इन जांच एजेंसियों का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं। और अब उनके पास पावर है इनके लिए लॉ बनाने का, जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब वो खुद भी इनको पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहती है। अगर हम रिसेंट केसेस की बात करें तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हुआ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पे भी सीबीआई ने रेड किया था, उन्हें भी जेल में डाला गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे इन जांच एजेंसियों ने केस किया था करप्शन को लेके, लेकिन बाद में जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे केसेस को बंद कर दिया गया। इसके अलावा नारायण राणे पे भी ईडी ने केस किया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो इनका भी केस ठंडे बस्ते में चला गया। इसके अलावा टीएमसी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके ऊपर जो केसेस थे वो सारे समाप्त हो गए। और मुकुल रॉय जो वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर है टीएमसी के, इन्होंने भी जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो इनके ऊपर जितने भी केसेस थे वो समाप्त कर दिए गए। तो साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार ये क्लेम किया है कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी से ऑफर आया था उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अब क्योंकि मनीष सिसोदिया बीजेपी से हाथ नहीं मिला रहे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। सो अभी तक जितनी भी सरकार आई है वो इन जांच एजेंसियों का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, और कोई भी इसे ऑटोनोमस बॉडी बनाने की ओर इंटरेस्टेड नहीं है। सो अगर सीबीआई को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाना है तो इसके लिए रूलिंग गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा।